इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 8 से प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित परिस्थिति आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है मोहन को रबी ऋतु में गेहूं की फसल की बुआई करनी है। विचार कर लिखिए कि मोहन किन किन उर्वरकों का प्रयोग करे। तो इसका उत्तर होगा मोहन को नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास के उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। फिर कह रहा है कि रमेश के पास 1 हेक्टेयर भूमि है। उन्हें अपनी भूमि के मिट्टी की जांच करानी है। विचार कर लिखिए कि मिट्टी का नमूना लेने की सही विधि क्या है। तो इसका उत्तर होगा रमेश को 10-20 स्थानों से 9 से 20 सेंटीमीटर गहराई से 1 से 2 किलोग्राम मिट्टी एकत्रित करना चाहिए। फिर कह रहा है राम अपने खेत के मिट्टी की जांच कराना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में विचार कीजिए कि राम को मिट्टी जांच कराने के लिए किन किन सावधानियों को रखे। लिखिए। इसका उत्तर होगा नंबर 1, निचली या ऊंची जगह, खाद के ढेर जहां मरे जानवर गड़े हों, छायादार स्थान, कुआं, नहर के खेत के किनारे की मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। नंबर 2, साफ थैली का प्रयोग। नंबर 3, खड़ी फसल वाले खेत में मिट्टी 2 लाइनों के बीच से लेनी चाहिए। फिर आगे कह रहा है कि महेश जैविक खेती करना चाहता है। ऐसी परिस्थिति में महेश किन किन जैव उर्वरकों का प्रयोग करे। लिखिए। इसका उत्तर होगा महेश को निम्नलिखित जैव उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जैव उर्वरक। नंबर 2, फास्फोरस को घुलनशील बनाने वाले जैव उर्वरक। नंबर 3, कार्बनिक पदार्थ को सड़ाने वाले जैव उर्वरक। फिर कह रहा है घनश्याम के पास अधिक अम्लीय मृदा वाले खेत हैं। विचार कर लिखिए कि घनश्याम किन किन अघुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करे। इसका उत्तर होगा घनश्याम को निम्नलिखित अघुलनशील उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1, रॉक फास्फेट। नंबर 2, हड्डी का चूरा। प्रश्नों कह रहा है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। का है जैव उर्वरक से लाभ। तो ये हो जाएगा नंबर 1, भूमि की उर्वरता बढ़ती है। नंबर 2, जल धारण क्षमता में वृद्धि। नंबर 3, पर्यावरण संतुलन में सहायक। नंबर 4, उपज में वृद्धि। फिर कह रहा है जटिल उर्वरक की उपयोगिता। तो इसका उत्तर होगा नंबर 1, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक। नंबर 2, जटिल उर्वरक सस्ते होते हैं। नंबर 3, लगभग 50 से 90% नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधों को प्राप्त हो जाता है। फिर इसके बाद है मिश्रित उर्वरक के प्रयोग से लाभ। तो नंबर 1, मिश्रित उर्वरक सस्ते होते हैं। नंबर 2, मिट्टी और फसल की आवश्यकता अनुसार बनाए जाते हैं जिससे पैदावार में वृद्धि हो। नंबर 3, सुगमता से रखा जा सकता है। फिर कह रहा है यौगिक उर्वरक का वर्गीकरण। तो ये हो जाएगा नंबर 1, कम मानक। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की कम मात्रा। फिर नंबर 2, मध्यम मानक। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की मध्यम मात्रा। फिर नंबर 3, उच्च मानक। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की अधिक मात्रा। फिर कह रहा है पोटेशियम उर्वरक का विश्लेषण। ये हो जाएगा वे उर्वरक जो पौधों को पोटास देते हैं
यह उर्वरक पौधों की वृद्धि एवं फल की चमक बढ़ाता है। प्रोटीन निर्माण में सहायक। अब आगे प्रश्न 10 कह रहा है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। ये वर्ग पहेली दिया गया है और नीचे संकेत दिए गए हैं, पहले बाएं से दाएं। तो इसमें नंबर 1 है अघुलनशील उर्वरक की श्रेणी, यह हो जाएगा रॉक। नंबर 2 नत्रजनक उर्वरक के वर्ग में आता है, यह हो जाएगा कार्बनिक। फिर नंबर 3 सूक्ष्म जीव कल्चर होते हैं जैव उर्वरक। अब इसको हम इस वर्ग पहेली में भरेंगे। तो नंबर 1 ये हो जाएगा रॉक, नंबर 2 कार्बनिक और नंबर 3 जैव उर्वरक। अब इसके बाद ऊपर से नीचे देखेंगे, गा है मिश्रित उर्वरक, ये हो जाएगा विशेष। 5 जैविक उर्वरक मिलता है, ये होगा शैवाल। 6वां 2 या 2 से अधिक उर्वरकों का मिश्रण, ये होगा यौगिक। और 7 पौधों की वृद्धि अच्छी एवं शीघ्रता से करता है, यह हो जाएगा फास्फोरस। अब इसको हम वर्ग पहेली में भरेंगे। ये नंबर 4 हो जाएगा विशेष और नंबर 5 ये हो जाएगा शैवाल, नंबर 6 ये हो जाएगा यौगिक और नंबर 7 ये हो जाएगा फास्फोरस। इसके बाद प्रश्न 11 कह रहा है, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखिए। का है DAP, इसका पूरा नाम होगा डाई अमोनियम फास्फेट। फिर खा है MOP, ये हो जाएगा म्यूरेट ऑफ पोटास। फिर गा है CAN, ये हो जाएगा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। फिर घा हो जाएगा SSP, ये होगा सिंगल सुपर फास्फेट। फिर ना है MAP, ये हो जाएगा मोनो अमोनियम फास्फेट। फिर प्रश्न 12 कह रहा है, निम्नलिखित उर्वरकों की प्रतिशत मात्रा लिखिए। का है सोडियम नाइट्रेट, तो इसमें 16% नाइट्रोजन होता है। फिर खा अमोनियम सल्फेट, इसमें 20% नाइट्रोजन होता है। फिर गा है सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें 16% फास्फोरस होता है। फिर घा है डाई कैल्शियम फास्फेट, इसमें 32% फास्फोरस होता है। फिर इसके बाद ना है रॉक फास्फेट, इसमें 20 से 40% फास्फोरस होता है। इसके बाद प्रश्न 13 कह रहा, निम्न तालिका में दिए गए उर्वरकों को पानी में घुलनशील तथा अघुलनशीलता के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। अब इसमें नंबर 1 पे है अमोनिया सल्फेट, ये घुलनशील है। फिर कैल्शियम नाइट्रेट, ये भी घुलनशील है। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ये भी घुलनशील है। यूरिया, ये भी जल में घुलनशील है। फिर अमोनियम फास्फेट, ये भी जल में घुलनशील है। फिर सिंगल सुपर फास्फेट, ये भी जल में घुलनशील है। फिर मोनो अमोनियम फास्फेट, ये भी जल में घुलनशील है। फिर डाई कैल्शियम फास्फेट, ये अघुलनशील है। फिर सोडियम नाइट्रेट, ये भी घुलनशील है। वेसिंग स्लैग, ये अघुलनशील है। रॉक फास्फेट, ये भी अघुलनशील है। हड्डी का चूरा, ये भी अघुलनशील है। इसके बाद प्रश्न 14 है, मृदा नमूना लेने की सही विधि का चित्र बनाइए। अब यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं और हमें मृदा नमूना लेने की सही विधि का चित्र बनाना है। मृदा नमूना लेने के सही विधि का चित्र हो जाएगा ये। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के प्रश्नों को हल करेंगे।